नमस्कार। आज हम किसी चुनाव के नतीजे का जश्न या मातम नहीं मना रहे, नहीं। हम एक राजनीतिक पतन की चीर फाड़ करने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक इंजीनियर किसी ढह चुके पुल की जांच करता है। ये कहानी है असम के कोकराझार पश्चिम की, जहां के आंकड़े एक बहुत ही गहरी कहानी कहते हैं। चलिए इस कहानी के तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले जमीन को समझना जरूरी है। यह है कोकराझार पश्चिम, असम के बोडोलैंड क्षेत्र में। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं है, ये एक आदिवासी बहुल इलाका है जहां की राजनीति जमीन, पहचान और स्वायत्तता की मांग से गहराई से जुड़ी हुई है। 2021 में यहाँ जो हुआ, उसे सिर्फ हार कहना नाकाफी होगा। ये एक चुनावी भूकंप था। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की जमीन मानो खिसक सी गई। उसका ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये एक पतन था। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। भाई, ये कैसे हो सकता है कि जहां 90% लोग वोट देने निकलते हों, इतने जागरूक हों, वहां कोई पार्टी 63,000 से ज्यादा वोटों से ध्वस्त हो जाए। ये एक पहेली है जिसे हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत की रोशनी में सुलझाएंगे। तो हमारी पड़ताल 5 हिस्सों में चलेगी। पहले कोकराझार की मिट्टी को समझेंगे, फिर आंकड़ों में पतन को देखेंगे, इतिहास से कुछ सबक लेंगे, वापसी की एक चतुर्मुखी रणनीति पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब डेटा बेहतर शासन का रास्ता कैसे बना सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किसी भी राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ कई समुदायों का मेल है ना? लेकिन राजनीति का जो केंद्र है वो हमेशा से जनजातीय स्वायत्ता ही रही है, और यही वो तनाव है जो यहाँ के हर चुनाव पर असर डालता है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर टिकी है, जिसका सीधा मतलब है कि जमीन से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर हैं। और देखिए, यहाँ की राजनीति सिर्फ लोकल मुद्दों से नहीं चलती। शांति समझौते लोगों की सुरक्षा की भावना तय करते हैं। जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, यानी बीटीसी, उसका कामकाज सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। और फिर नागरिकता जैसे राष्ट्रीय मुद्दे वो पहचान की राजनीति को और गहरा कर देते हैं, जिससे वोटर्स के फैसलों पर गहरा असर पड़ता है। चलिए अब आते हैं हमारी जांच के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। अब हम 2021 के उन सख्त आंकड़ों को देखेंगे जो इस कहानी की नींव हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 88.98%, लगभग 89%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये था कोकराझार पश्चिम का वोटर टर्नआउट। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर कितने सजग और कितने प्रेरित हैं। वो मानते हैं कि उनका वोट मायने रखता है। अब ये आंकड़ा देखिए, 71.51%। एक ही कैंडिडेट को इतने वोट। ये एक चुनावी लहर से कम नहीं है। ये एक तरफा जीत का एक बिल्कुल साफ संकेत है। इसे ही कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, जहां विपक्ष पूरी तरह से बह जाता है। और उसी लहर के सामने ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 10.99%। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार का वोट शेयर था, एक ऐसी पार्टी जिसका यहाँ एक ऐतिहासिक जनाधार रहा है। पतन की जो गहराई है वो इसी संख्या में छिपी है। ये सिर्फ हार नहीं, ये तो राजनीतिक तौर पर जमींदोज होना है। जीत और हार के बीच का जो फासला था वो था लगभग 63,453 वोटों का। अब सोचिए, एक ऐसी सीट जहां कुल वोटर ही 1.25 लाख के करीब हैं, वहां इतना बड़ा अंतर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हार की गंभीरता को और भी साफ करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हुआ क्या। तो ये पूरा डैशबोर्ड 2021 के नतीजे की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। हर आंकड़ा उस पतन की कहानी कह रहा है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब मतदाता इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं तो ये व्यवस्था पर उनके विश्वास को दिखाता है। ये एक संदेश है कि वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इसलिए सार्थक राजनीतिक भागीदारी की नींव हर मतदाता की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ कही गई बात पर टिकी होती है, जो हमारे संवैधानिक मूल्य भी हैं। तो अब अगले हिस्से पर चलते हैं। सवाल ये है कि क्या 2021 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना थी, या फिर ये एक लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी का लक्षण था? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। ये टाइमलाइन हमें 2 बड़ी बातें बताती है।
पहली कि यहाँ दशकों से वोटिंग परसेंटेज लगातार ऊंचा रहा है, मतलब लोगों की राजनीति में दिलचस्पी हमेशा से थी। और दूसरी बात, कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ ऐतिहासिक रूप से आप कह सकते हैं अस्थिर रहा है। चाहे 1996 हो या 2021, पार्टी कभी भी यहाँ मजबूती से अपने पैर नहीं जमा पाई। इससे ये साफ होता है कि 2021 का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक पुरानी कमजोरी का ही नतीजा था। तो पुराने आंकड़ों से कुछ बातें एकदम साफ हो जाती हैं। यहाँ हमेशा से लोकल पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। कांग्रेस का जो आदिवासी वोट बैंक था, वो समय के साथ खिसकता गया है, और भाजपा ने बड़ी चालाकी से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अपनी जगह बनाई है। ये पैटर्न हमें सीधे सीधे बता रहा है कि पुरानी रणनीतियां अब यहाँ काम नहीं करने वाली, एक नई सोच की सख्त जरूरत है। तो समस्या का विश्लेषण तो हो गया, अब जरा समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक संरचित, एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी की रूपरेखा देखेंगे, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये किसी भी राजनीतिक वापसी का एक मजबूत आधार बन सकती है। इस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख 4 दिशाओं में देखते हैं, ठीक वैसे ही इस रणनीति के भी 4 चेहरे हैं जिन पर एक साथ काम करना होगा। पहला चेहरा है चुनावी। इसका मतलब है एक ऐसा मैसेज तैयार करना जो सिर्फ एक समुदाय के लिए ना हो। बोडो स्वायत्तता का पूरा सम्मान करते हुए राजवंशी और बंगाली जैसे दूसरे समुदायों को विकास और वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जोड़ना, मतलब जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर सबके विकास की बात करना। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक। देखिए, कोई भी लड़ाई बिना एक मजबूत सेना के नहीं जीती जा सकती। इसका मतलब है हर बूथ पर एक ऐसी टीम बनाना जो वहाँ की लोकल भाषा बोलती हो, वहाँ की संस्कृति को समझती हो, और ये टीम सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव ना हो, बल्कि हमेशा लोगों के बीच रहने वाली एक स्थायी जमीनी ताकत हो। तीसरा और शायद सबसे जरूरी चेहरा है कथा का, यानी नैरेटिव का। इसका मूल मंत्र होना चाहिए वोट नहीं, विश्वास जीतो। पार्टी को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश करना होगा जो आदिवासी अधिकारों की सच्ची रक्षक है और हर समुदाय के विकास के लिए कमिटेड है। ये सिर्फ वादे करने के बारे में नहीं है, ये भरोसा बनाने के बारे में है। और चौथा चेहरा है संसाधनों का। राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे हों, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या फिर फंडिंग, इन सबको बड़ी होशियारी से जमीनी स्तर तक पहुंचाना। इसका मकसद है राष्ट्रीय ताकत को लोकल कार्यकर्ताओं के हाथ में एक हथियार की तरह देना, ताकि वो और भी असरदार ढंग से काम कर सकें। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी चरण में हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक खाके को जमीनी एक्शन और एक जनकेंद्रित शासन की सोच में कैसे बदला जा सकता है। ये एक बिल्कुल साफ टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। ये दिखाता है कि कैसे चुनाव से 90 दिन पहले से ही असेसमेंट, टीम बिल्डिंग और जनसंपर्क का काम एक सिस्टम से किया जा सकता है। यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, किसी भी राजनीतिक पहुंच में मतदाता की निजता और सहमति का सम्मान होना चाहिए। भारत के डेटा संरक्षण सिद्धांतों के मुताबिक हर जुड़ाव विश्वास पर बनाया जाना चाहिए, घुसपैठ पर नहीं। और ये सबसे ज़रूरी है, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो लोगों की असली चिंताओं पर आधारित न हो। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कोकराझार पश्चिम के लोगों के लिए नौकरियां और जातीय स्वायत्तता सबसे बड़े मुद्दे हैं। कोई भी अभियान अगर इन 2 पिलर्स पर नहीं टिका होगा तो वो हवा में महल बनाने जैसा ही है। और आखिर में सबसे अहम बात, चुनावी जीत अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली मकसद है डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को उस ठोस गवर्नेंस से जोड़ना जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। और इसके लिए सही उम्मीदवार चाहिए, कोई बाहरी नहीं, बल्कि एक ऐसा लोकल लीडर जो आदिवासी पहचान की जड़ों से जुड़ा हो और जिसका नजरिया सबको साथ लेकर चलने वाला हो।